नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और स्वागत है आपका जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनगण की बात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो युवा नेता भी हैं, अमन बजाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमन जी, जिस तरीके से देखें तो लगातार युवा नेतृत्व को लेकर देश की राजनीति में मांग उठती रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देश की राजनीति में युवाओं की क्या दशा और दुर्दशा देखने को मिल रही है आपको? मैं अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करूं, या आज़ादी के बाद से हम जब से एक राजनीतिक परिदृश्य को देखते आए हैं, तो जब जब बड़ी बड़ी क्रांति आई है या बड़े परिवर्तन आए हैं तो वो युवाओं के भरोसे ही हुए हैं। निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस वो बहुत काम का रहता है। पर जब भी हम नए परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे समय बदलता है तो मतदाता भी बदलता है। जैसे आज मैं भारत की बात करूं तो भारत सबसे युवा देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की परसेंटेज और जो वोटिंग परसेंटेज है वो युवाओं की बहुत है। जैसे हम 18 से 35 साल एक क्लासीफाई करते हैं, तो जब देश की आबादी युवा है तो वो भी चाहती है कि उसको युवा नेतृत्व मिले। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में युवाओं को लेकर अगर देखें पिछले कई दिनों से विरोध भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से देखें तो कांग्रेस में खास तौर पर युवाओं का जो नेतृत्व है, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, मैं इंदौर जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और निर्वाचित अध्यक्ष हूं। पूर्व में राहुल गांधी जी को जब लगने लगा कि युवाओं को हमें मुख्य धारा से जोड़ना है, तो एक चीज़ उनके दिमाग में ये ज़रूर आई थी कि जो कई बार बात होती है कि जो एक धारा चली आ रही है उससे हट के हम नए युवाओं को कांग्रेस से या राजनीतिक नेतृत्व देने का काम हम करें। तो उन्होंने एक सिस्टम चालू करा जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारी भारतीय युवा कांग्रेस है वो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक युवा संगठन है, जिसके अंदर एक चुनाव प्रणाली के अंदर हमको सदस्यता कराई गई और चुनाव लड़के हम लोगों को अध्यक्षता प्राप्त हुई। तो उन्होंने, राहुल जी ने, मैं कांग्रेस की अगर बात करूंगा तो राहुल जी को साधुवाद, जिन्होंने, जैसे मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आता हूं, एक गैर राजनीतिक परिवार से आता हूं, तो मुझे मुख्य धारा से जोड़ने का, इंदौर जैसी महानगर का मैं अध्यक्ष हूँ, एक निर्वाचित अध्यक्ष हूँ, तो मैं उसका पूरा श्रेय, सब साधुवाद श्री राहुल जी को देना चाहूँगा। लेकिन क्या लगता है अमन जी आपको कि अगर कांग्रेस इतनी ही युवाओं की बात करे, उनकी इतनी पैरवी करती है, तो आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं? क्यों सचिन पायलट जो हैं कांग्रेस से खफा हो जाते हैं? देखिए, कई बार ये देखने में आता है कि जैसे मैं अगर सचिन पायलट जी की बात करूं तो एक मूल, अगर मैं बात करूं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। एक वे ऑफ वर्किंग रहता है, जिसका तजुर्बा ज़्यादा रहता है वो अपने हिसाब से वर्किंग करता है और युवा आदमी अपने हिसाब से वर्किंग करने की कोशिश करता है। जहाँ तक राजस्थान की बात थी और आप सचिन पायलट जी की बात करेंगे तो उन्होंने, कोई कांग्रेस से उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी, उनका एक वे ऑफ पैटर्न से नाराज़गी थी, जिसको आपस में बैठ के परिवार में सब चीज़ सॉर्ट हो गई। और सचिन जी अब मुख्य धारा से जुड़कर कांग्रेस के लिए कार्य कर ही रहे हैं। और अगर मैं सिंधिया जी की बात करूं तो वो तो जग जाहिर है कि वो क्यों गए। महत्वाकांक्षी होना या एक दूसरे के लिए अपनी बात करना या सही समय पर सही बात करना, आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से उपचुनाव मध्य प्रदेश में है, तो जनता उसका जवाब देगी, आप देखिएगा। अगर हम कांग्रेस की बात ना करें, किसी भी पार्टी की बात कर ले अमन जी, एक युवा नेता ज़मीनी कार्यकर्ता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेता पुत्रों को काफ़ी जल्दी टिकट मिल जाता है, लेकिन जो ज़मीनी युवा नेता होता है वो वहीं का वहीं रहता है, उसे नेतृत्व का मौका नहीं मिलता है, वो उपेक्षित भी महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दो चीज़ें राजनीति में जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो चली आ रही, जो लोग भी कहते हैं, एक है विरासत और एक है प्रतिभा। तो विरासत बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है और प्रतिभा निश्चित रूप से आगे तक चलती है। और जिसके पास विरासत भी है और प्रतिभा भी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ, जैसे हमारे राहुल गांधी जी की सोच के कारण ही मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, और मेरे जैसे कई हजारों नौजवान जो कांग्रेस से जुड़ के काम कर रहे हैं, गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं और आज कांग्रेस की मुख्य धारा प्रथम पंक्ति पर खड़े होकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया है कि कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन है, वाकई में कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और एक बड़ा संगठन भी है, लेकिन क्या वजह है, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी आज देश के हालात हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं? युवा एक बड़ी समस्या है देश में, युवा बेरोजगार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन युवाओं के लिए क्यों नहीं कर पा रही? क्यों एक आवाज़ जो ज़रूरी है एक विपक्ष की, वो किस वजह से रुकी हुई है?
देखिए, निरंतर मैं कैसा कहना चाहूँगा कि निरंतर कांग्रेस ने युवाओं की बात हो या किसानों की बात हो, शोषित वंचित हर वर्ग की बात अगर उठाने का काम अगर करा है तो कांग्रेस पार्टी ने करा है। और अभी बेरोजगारी का मुद्दा पूरे भारत में, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक कांग्रेस के आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है और निरंतर उठाते आ रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि एक बड़ा आंदोलन करा और उस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक युवक कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा। इस सोच के साथ आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पूरे भारत में युवक कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ, जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं भारत के अंदर, जो कि छल के मैं कहूँगा या कथित रूप से जो उनको रोजगार देने की बातें की गई थी, अब उनके सामने भी सच सामने आ रहा है। तो उस वर्ग के साथ युवक कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है और निरंतर खड़ी रहेगी। बिल्कुल। अमन जी, बात करें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में नगरीय निकाय भी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के पास ऐसी क्या योजना है, ऐसा क्या मुद्दा है जिससे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे कोई भी योजना, उसे कैसे आकर्षित करेगी कांग्रेस? मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, पूर्व में भी 15 महीने की जो सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की रही थी, जैसा आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है कि जिस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर है, जिस तरीके से उन्होंने उद्योगों को आगे बढ़ाकर एक सुविधाएं दी। उनको ये समझ पड़ने लग गया था कि अगर कोई उद्योग अगर मध्य प्रदेश में लाना है तो हमें मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि बिना मूलभूत सुविधाओं के कोई उद्योग अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकता, और अगर उद्योग आएंगे तभी रोजगार मिलेंगे। तो कमलनाथ जी ने उद्योगों के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करा कि बड़े बड़े सिर्फ दिखावे के एमओयू नहीं, ज़मीनी रूप से लोगों के काम होने चालू हो गए। बड़े बड़े उद्योगों, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के उद्योगपति थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना इंटरेस्ट दिखाया। ये व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी का ही जो मेहनत थी, उनकी जो सोच थी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए जो उनके कार्य थे, तो वो सोच लेके उन्होंने आगे बढ़ी और उन्होंने 15 महीने में करके दिखाया। हाल ही में अभी कई बार आपने देखा होगा, एक जीडीपी को लेके, एक ग्रोथ रेट को लेके था, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 15 महीने के अंदर जो कमलनाथ जी के कार्यकाल के अंदर जो ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश का, विकास का, वो ज़बरदस्त सबसे ऊपर मेरे हिसाब से पहले दूसरे नंबर पर अंकित है। बड़ी बात है। और जिस तरीके से देखें, वर्तमान में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और अमन बजाज जी भी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा बनकर हमारे सामने आए, क्योंकि वो खुद भी युवाओं की आवाज़ उठाते उठाते कोरोना की चपेट में आए हैं और कोरोना को हराकर अब वो अपने घर पर हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने कोरोना की जंग जीती, अमन जी। लेकिन जिस तरीके से देखें, मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या मानेंगे आप इसे? क्या सरकार कितनी इसमें फेल नज़र आ रही है आपको? देखिए, सरकार इसके अंदर, मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूंगा तो पूरी तरह फेल नज़र आई है मुझे। चाहे इसके अंदर इसको संक्रमण रोकने की ताकत बोलें, या लॉकडाउन के टाइम पर ढंग से लॉकडाउन का पालन नहीं करना बोलूं, या जो निजी अस्पतालों पे जो लगाम कसनी थी जिससे आम जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, उसके विषय में बात करूं, आज आप किसी भी निजी अस्पताल फ़ोन करके पूछ लीजिए तो आपको बेड नहीं मिलेगा। तो किसी तरीके से भी कोई प्लानिंग नहीं थी। पूरे देश को, पूरी जनता को केवल झोंक दिया गया है कि आप अपने हिसाब से इस चीज़ को, इस पैंडेमिक एरा जो जैसे हम कहते हैं कोरोना कोविड का, उससे आप निपटें। तो प्रशासन के तौर पर, और अगर मध्य प्रदेश के, अगर मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करूंगा, तो इस पूरे कोरोना काल में वो एक फेलियर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अगर अमन जी, तो लगातार चूंकि चुनावी मौसम है, जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है, हज़ारों की संख्या में भीड़ एकजुट हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सभा में जाते हैं, कमलनाथ जी भी सभा में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन होता हुआ नज़र नहीं आता है। क्या ये जो नियम है वो सिर्फ आम जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं है? देखिए, मैं नियमों की बात करूंगा तो जो कोविड का जो टाइम चल रहा है, मैं खुद मानता हूं कि कोविड के सभी नियमों का, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, पर वो केवल एक पार्टी तक सीमित रह के
नहीं रहना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे सामाजिक पार्टीज़ हों। केवल कांग्रेस पे ही ऐसा, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कितने आयोजनों में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के कई नेताओं पे प्रकरण दर्ज किए गए। और आप मीडिया के कई साथियों के माध्यम से ही आप भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान जी की या सिंधिया जी की ऐसी कई सभाएं देख रहे होंगे जहाँ हजारों की भीड़ थी। तो अगर पालन अगर करने को तैयार है कांग्रेस, उसके अंदर बिल्कुल सहभागी भगिन बनेगी, पर वो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, केवल एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर हो। जाहिर तौर पर देखिए अमन जी, आप एक युवा नेता हैं और आपने युवा नेता के नज़रिए से सियासत को काफ़ी करीब से देखा है। आपकी हम मन की बात जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो राजनीति देखने को मिल रही है उसमें युवा नेता के रूप में आपके मन की बात क्या है? मैं अगर राजनीतिक परिदृश्य की अगर आप बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे मन की बात अगर आप सुनना चाहेंगे, कि आजकल के दौर में युवा राजनीति करना एक शौक़ नहीं है। और अगर पढ़ा लिखा युवा इस देश का है, मैं अगर अपनी बात करूँगा, तो निश्चित रूप से राजनीति मेरे लिए एक शौक़ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसको हर हाल में समाज के लिए, देश के लिए संकल्पित होने के लिए कार्य करना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। बिल्कुल, तो बड़ी बात कही है उन्होंने कि राजनीति अमन जी का शौक़ नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो युवाओं की आवाज़ को भी उठाते हैं और आम जनता की लड़ाई भी लड़ते हैं। ये थे अमन बजाज जी, जो कि जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारी खास पेशकश जनसेवक में तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।